मैम जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स के कुछ इंजरीज होती हैं जैसे स्प्रेन, स्ट्रेन, लिगामेंट टियर, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे। इसमें अर्ली फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी रहता है? अर्ली फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है सारे केसेस में। आप जितना जल्दी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे उतना ही जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी। अगर आप मोर देन 15 टू 20 मिनट्स कोलपैक अप्लाई कर रहे हैं ऑन अफेक्टेड एरिया, तो बिल्कुल चांस जैसे कि आपको फ्रॉस्ट बाइट या बर्न होने के चांस हैं, ठीक है। और वो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, जो आपकी इंजरी है, उसको और बढ़ा देगा, क्योंकि आप जितने टाइम तक के लिए कोलपैक एक एरिया पर रखोगे उतनी ज़्यादा आपकी उस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगी। कि पॉस्चर का बहुत मेन रोल है। अगर आपका पॉस्चर किसी भी एज ग्रुप में गलत है, अगर आप काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग एंड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, तो आपकी मसल पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच और एक स्ट्रेस आ रहा है, तो वो भी आपके सर्वाइकल इश्यूज़ को बहुत एग्रीवेट कर रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज़ में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शालू मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। I'm Dr. Shalu Dagar. I'm a physiotherapist and I'm working in Indrapuram, Ghaziabad. और ये मैंने ITS मुरादनगर से किया था 2011 टू 2015 में, और मुझे काम करते हुए 10 इयर्स प्लस हो चुके हैं। सो मैम अब भी आप कौन कौन से ऐसे पेशेंट देख रहे हो, कौन कौन से ऐसे केस देख रहे हो, बहुत ज़्यादा आ रही हो? एक्चुअली बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी के केसेस में सारे ही टाइप्स के पेशेंट्स आते हैं। मोस्टली जो मैं सबसे ज़्यादा डील कर रही हूँ वो सर्वाइकल इश्यूज और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और लो बैक रिलेटेड इश्यूज। बाकी मिक्स्ड ही होता है, लाइक फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड या स्प्रेन, स्ट्रेन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, सारे ही टाइप्स के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो मैम जो सर्वाइकल का इश्यू है, ये सिर्फ झुकने, जैसे हम नॉर्मली फ़ोन, जैसे ज़्यादा बोला जाता है कि हम फ़ोन में वर्क कर रहे हैं या लैपटॉप पे या सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं, ज़्यादा झुके हुए हैं, तो इस वजह से होता है? तो सिर्फ एक यही रीज़न है या कोई मसल वगैरह में भी दिक्कत होती है? एक्चुअली सर्वाइकल पेन के काफ़ी सारे रीजंस हैं। देयर इज़ many factors which can aggravate to cervical issues, like सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफस्टाइल। आजकल क्या है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उसमें आपका पुअर पॉस्चर है। आप अगर बैठे हैं तो बैठे हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, तो उसकी वजह से आपकी मसल्स पे ज़्यादा टेंशन आ रहा है। तो ड्यू टू ओवर टेंशन आपकी मसल्स वीकनेस में जा रही हैं, एंड देन आपकी जो नेक है वो स्टिफ और आपको पेन हो रहा है। इसके और भी बहुत सारे रीजंस है, लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपको विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, तो भी आपको चांसेस है कि आपकी इंटरनल वीकनेस के वजह से आपकी मसल्स पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और वो ज़्यादा टेंशन के वजह से और ज़्यादा इंजरीज होने के चांसेस रहेंगे। एंड हेरिडिटरी भी होता है, इट कुड बी जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, सर्वाइकल वो चलता हुआ आ रहा है, लाइक आपकी मदर को भी है या आपके पेरेंटल या किसी भी साइड में है, तो आपको चांसेस रहेगा कि आपको इन फ्यूचर सर्वाइकल इश्यूज हो। और आपका गलत तरीके से स्लीपिंग, आपकी स्लीपिंग पोजीशंस, लाइक अगर आप सोते हुए ज़्यादा पिलो या बहुत थिक पिलो का यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको चांसेस है कि जो आपका एक नॉर्मल बैकबोन जो कर्व है वो बेकार हो जाएगा, और ड्यू टू डिसअलाइनमेंट आपको नेक इश्यूज या फिर डिस्क रिलेटेड इश्यूज, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो मैम ये ज़्यादातर जैसे कहा जाता है कि सिर्फ वर्किंग पर्सन्स में ही होता है, या वर्किंग वुमेन हो गए या मेंस हो गए उसमें होता है। तो क्या ये होम मेकर में या जो घर पे रह रहे हैं उनमें, या जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनमें भी देखा जाता है? यस, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सर्वाइकल सिर्फ वर्किंग या प्रोफेशनल्स में ही मिलेगा। आजकल बहुत ही ज़्यादा जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं वो यंग एज में बहुत आ रहे हैं, टीन एज में बहुत आ रहे हैं। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इसका ऐसे एज से या फिर वर्किंग से रिलेशन नहीं है। इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि पॉस्चर का बहुत मेन रोल है। अगर आपका पॉस्चर किसी भी एज ग्रुप में गलत है, अगर आप काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग एंड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, तो आपकी मसल पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच और एक स्ट्रेस आ रहा है, तो वो भी आपके सर्वाइकल इश्यूज को बहुत एग्रीवेट कर रहा है।
और स्टूडेंट्स में भी आजकल मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के वजह से भी बढ़ता है। और आपका स्टूडेंट्स में और बाकी वर्किंग लोगों में अ, अगर आप बैठे हो स्टडी के टाइम भी, तो आपको अपनी जो नेक है वो कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड आपने बेंड की हुई है, तो आप जितना फॉरवर्ड बेंड करके रखोगे अपनी नेक को, आपका जो एक नॉर्मल हेड का जो वेट है, जो कि आपका 10 to 12 पाउंड के बीच में है, बट आप अगर कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड बेंडिंग में हैं, तो आपका जो पॉस्चर है, जो नेक मसल्स पर जो प्रेशर आ रहा है वो जस्ट डबल हो जा रहा है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए भी आपकी जो फटीगनेस है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जो आपका स्ट्रेस फैक्टर है वो भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से आपको जैसे माइग्रेन, हेडेक एंड डिजीनेस, ये सारे सिम्टम्स भी होता है। मैम ज़्यादा देखा जाता है कि इस टाइम पे पेन किलर ले ली जाती है या उस टाइम पे स्प्रे वगैरह हम कर लेते हैं, तो वो कितना ज़्यादा सेफ है? अगर ऐसा करना या सिर्फ एक बार कंसल्ट कर लेना ज़्यादा बेटर है? एक्चुअली सारे केसेस में मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई भी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक कोई भी स्प्रेन है, स्ट्रेन है या कोई भी पेन है, तो फर्स्ट आप टॉपिकल सप्लीमेंट्स लाइक कोई भी पेन रिलीविंग सप्लीमेंट्स लाइक वॉलिट्रा, वॉलिनी या कोई भी पेन रिलेटेड क्रीम या स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो फॉर अ टेम्पररी रिलीफ, बट ये आपको एक परमानेंट रिलीफ नहीं देगा। तो इट्स बेटर कि अगर आपकी कंडीशन में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से एक प्रॉपर गाइडेंस लो कि आपको उस चीज़ में क्या करना है। इसके अलावा मैम जैसे अक्सर कितनी बार ऐसा होता है कि चोट लग जाती है, तो काफ़ी बार ऐसे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हम स्प्रे करें या ठंडे पानी से सेक लें या गर्म पानी से सेक लें, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? यस, एक्चुअली इसमें ना बहुत सारे पेशेंट्स ही मोस्टली कंफ्यूज रहता है। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हम तो गर्म सिकाई कर रहे थे इतने टाइम से, बट होता क्या है कि जहाँ उनको गर्म करना चाहिए वो उसका अपोजिट ही कर रहे होते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल है, अगर आपको कोई भी इंजरी हुई है, आपकी इंजरी अगर एक्यूट कंडीशन में है, लाइक स्पेशली 24 आवर्स टू 72 आवर्स तक आपको कोल्ड पैक ही लेना चाहिए विदाउट एनी थिंकिंग। और अगर वहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है एंड पेन ज़्यादा है, तो भी आपको कोल्ड पैक ही लेना चाहिए। एंड और लाइक स्प्रेन, स्ट्रेन, लिगामेंट इंजरी एंड ब्रूज, तो ये क्या करेगा कि जो भी आपकी इन्फ्लेमेशन है, जो स्वेलिंग है, उसको रिड्यूस करता है। जितना ज़्यादा वो रिड्यूस होगी, आपकी टिश्यू हीलिंग होगी और आपको पेन रिलीफ होगा। और हॉट पैक, इफ़ आई स्पीक अबाउट हॉट फर्मेंटेशन कि आपको कहाँ पर गर्म सिकाई लेनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, तो गर्म सिकाई आपको जैसे आपकी जो कंडीशन है उसको अगर बहुत टाइम हो गया है, इट्स बिकेम नाउ क्रॉनिक, कि वो बहुत महीनों से या काफ़ी टाइम से चल रही है, स्टिफनेस है आपको, एंड आपको जैसे थकान वाला पेन है कि आपकी बॉडी फटीग है, तो यू कैन टेक हॉट फर्मेंटेशन। मैम क्या उससे गलत तरीके से हॉट पैक या कोल्ड पैक लेने से इंजरी बढ़ भी सकती है? यस, राइट, चांसेस हैं बढ़ने के? राइट, बिल्कुल चांसेस हैं। अगर आप गलत तरीके से हॉट या कोल्ड कंप्रेशन करते हैं तो आपकी इंजरी और एग्रीवेट हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही एक अपने मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। लाइक पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अगर आप कोल्ड पैक ले रहे हैं, कोल्ड पैक सिर्फ आप एक्यूट कंडीशंस में ही ले सकते हैं, लाइक स्प्रेन एंड स्ट्रेन्स कंडीशन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में। अगर उसको भी लेने का तरीका है कि आपको वो किस तरीके से एंड कितने ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए। अगर आप मोर देन 15 to 20 मिनट्स कोल्ड पैक अप्लाई कर रहे हैं ऑन अफेक्टेड एरिया, तो बिल्कुल चांसेस है कि आपको फ्रॉस्ट बाइट या बर्न होने के चांस हैं, ठीक है। और वो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, जो आपकी इंजरी है, उसको और बढ़ा देगा, क्योंकि आप जितने टाइम तक के लिए कोल्ड पैक एक एरिया पर रखोगे, उतनी ज़्यादा आपकी उस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगी और स्टिफनेस बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपकी जो कंडीशन है वो और वर्स हो जाएगी। अब अगर मैं हॉट पैक की बात करूं, तो सेम विद हॉट पैक भी आपको सेम 15 to 20 मिनट्स ही लेना चाहिए। और आपको कितना गर्म लेना है वो आपके टॉलरेंस पावर पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी का जो एक टॉलरेट कैपेसिटी है वो अलग अलग है। उसमें भी
अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करते हो तो आपको बर्न हो सकता है। और कंडीशन, क्रॉनिक कंडीशन में ही आप ले सकते हैं। अगर आप एक्यूट कंडीशंस में या इन्फ्लामेशन वाले कंडीशन में हॉट पैक लेते हो तो ऑब्वियसली आपकी कंडीशन और बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैम जैसे सॉफ्ट इंजरी या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ये क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज लाइक ये सारी कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स रिलेटेड कंडीशंस में बहुत होती हैं। लाइक आपको एसीएल टियर हो गया, लिगामेंट इंजरीज, मेनिस्कल इंजरी या फिर टेंडन से रिलेटेड इंजरी। तो इसमें क्या है कि आपको इंजरी हुई, इंटरनल इंजरी है, आपको नहीं पता चलेगा कि उसकी डेप्थ, उसका जो इंटेंसिटी एंड सीवियरिटी क्या है। तो अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते हो तो वो भी आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस दे सकती है। मैम लोगों को अक्सर लगता है कि हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी, तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो क्या वो हल्की सी चोट आगे चल के प्रॉब्लम दे सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसा अभी मैंने बोला कि जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती हैं उसमें आपको उतना पता नहीं चलता स्टार्टिंग में। अगर आपकी हल्की सी भी आपको चोट लगी है, वो अंदर है, यू कांट सी, तो उसमें क्या है कि अगर आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उसमें कोई भी सपोर्टिव एड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं लाइक ब्रेसेस एंड बैंडेज वगैरह, तो उससे क्या होगा कि धीरे-धीरे जो सपोज़ कि आपका जैसे लिगामेंट इंजरी हुई, उसमें आपके जो फाइबर्स हैं जो लिगामेंट के, वो कुछ ही फाइबर्स इंजर्ड हुए थे। बट आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू लाइक वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, नॉर्मल योर डेली एक्टिविटीज, उसी के थ्रू क्या होगा कि अब वो जो फाइबर्स उसके जो कम इंजर्ड थे, अब वो और ज्यादा टूटना शुरू हो जाएंगे और ज्यादा ब्रेक डाउन होंगे। तो जितना ज्यादा वो ब्रेक डाउन होंगे उतना ही ज्यादा आपकी इंजरी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपको टाइमली उसका ध्यान करना चाहिए और टाइमली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैम जैसे आपके स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स के कुछ इंजरीज होती हैं जैसे स्प्रेन, स्ट्रेन, लिगामेंट टियर, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे। इसमें अर्ली फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी रहता है? अर्ली फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है सारे केसेस में। आप जितना जल्दी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे उतना ही जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी और आपको जो कॉम्प्लिकेशंस आने हैं वो नहीं आएंगे और आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलेगा। लाइक अगर आप किसी भी कंडीशन में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो फिजियोथेरेपी का, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट पहले स्टेप बाय स्टेप आपका ट्रीटमेंट करते हैं। लाइक स्टेप 1 में वो आपका पेन मैनेजमेंट पे वर्क करेंगे कि जो भी आपको इंजरी हुई है, जो भी आपको वहाँ इन्फ्लेमेशन है, ब्रूज है, जो भी पेन है जिसकी वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन जो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, वो पेन मैनेजमेंट के थ्रू आपका खुलना शुरू हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आपका पेन रिड्यूस होगा उतनी ज़्यादा आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी और जो आपकी मसल स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहेगी। जितना ज़्यादा आप डिले करोगे उतनी आपकी इन फ्यूचर आपको मसल स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। आप प्रोलॉन्ग एक्टिविटीज़ लाइक साइकिलिंग, जंपिंग, जॉगिंग या बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए खड़े भी नहीं हो पाओगे बिकॉज आपको इंस्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। मैम जैसे अक्सर आजकल क्या देखा जा रहा है कि 40-45 की उम्र में ही लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम होने लग रही है, घुटनों में दर्द ज़्यादा होने लग रहा है। तो इसके पीछे लाइफस्टाइल जो डिसबैलेंस है उसका कितना रोल है? ऑस्टियोआर्थराइटिस 40-50 एज में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट अब तो मैं बल्कि ये कहूँगी कि ये आफ्टर 30 एनी एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है। इसका बहुत बड़ा जो रीज़न है वो लाइफस्टाइल है। आजकल क्या है कि अगर सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो लोगों का आजकल मोस्टली जो जॉब प्रोफाइल है वो सिटिंग है। तो आप बहुत लंबे पीरियड के लिए बैठे हुए हो, आपके जो नीज हैं वो बेंडिंग पोजीशन में ही है, उन पे कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर आ रहा है और आपका जैसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अगर आपको इंटरनली कोई भी डेफिशिएंसी है तो ये भी आपकी उन सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता रहेगा। एंड आपका गलत तरीके से एक्सरसाइज करना, गलत तरीके से योगा करना या लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें भी इन सारी चीज़ों को बढ़ा रही है। और लैक ऑफ वाटर इनटेक, लोग बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं उनकी जो मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम हो रही है। तो उनको जो जॉइंट्स है, उनके जॉइंट्स में फ्रिक्शन
फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से उनका जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो रहा है और उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। हम इसके अलावा जैसे आजकल खासकर ओल्ड एज लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो सबको ज़्यादातर लास्ट ऑप्शन लगता है। तो ऐसा सच में है कि नी रिप्लेसमेंट ही लास्ट ऑप्शन है, उसके अलावा बिना ऑपरेशन के भी फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकती है? नहीं, आपका फिजियोथेरेपी के थ्रू ही आप अपने सर्जरी को अवॉइड कर सकते हो। अगर आप टाइमली एंड रेगुलरली फिजियोथेरेपी सेशंस लेते हो तो देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी सर्जरी। आप सिर्फ थ्रू रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड आप कुछ प्रिकॉशंस लेके आप अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हो। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप फिजियोथेरेपी सेशंस लेते हो फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर रिकवरिंग योर नी, तो उसमें आपका वही पेन मैनेजमेंट पे पहले काम होगा, फिर स्ट्रेंथनिंग। तो स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल पे जितना ज़्यादा आपका काम होगा तो उससे क्या है कि आपकी मसल स्ट्रांग बनेगी और जो आपका जॉइंट स्पेस जो कम हो गया है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। वो जितना खुलेगा आपको जो जॉइंट फ्रिक्शन हो रही है वो कम होना शुरू हो जाएगी एंड आपकी जो भी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो रही थी, जो आपको चलने उठने बैठने में जो भी दिक्कत हो रही थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही आपके जो प्रिकॉशंस हैं आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर आपको नी में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है या थोड़ा भी पेन है तो आपको नी बेंडिंग पोजीशंस लाइक क्रॉस लेग सिटिंग्स या फिर ज़मीन पे बैठना और बार बार फ्रिक्वेंट उठना और झुकना, ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। कुछ डाइट में भी आपको अपना डाइट सप्लीमेंट्स भी बढ़ा देने चाहिए। जैसे टाइम टू टाइम आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए फॉर स्ट्रेंथन योर मसल्स एंड वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए एंड जिस चीज़ से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा मैम जैसे आप अपने पेशेंट को जैसे आजकल रिकवरी के फिजियोथेरेपिस्ट के पास लोग 1 घंटा जाते हैं, 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा घर पे रह के भी लोग कुछ एक्सरसाइज करके जल्दी रिकवर होने की कोशिश कर सकते हैं, तो उन्हें क्या आप सजेस्ट करते हो? हाँ, घर पर बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है फॉर स्ट्रेंथनिंग, लेकिन सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज घर पर कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज आपको पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ लेना चाहिए कि आपको किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइजेस डिपेंड करती है आपकी कंडीशन पर कि आपकी कंडीशन क्या है, उसकी इंटेंसिटी एंड सीवियरिटी क्या है। उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ रिपीटिशन कितना करना है एक्सरसाइज का, किस तरीके से करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप एक तरीके से अंडर गाइडेंस में ही रखा कर सकते हो। तो आपको उसमें कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं लाइक स्ट्रेंथनिंग में जैसे आपकी नी आइसोमेट्रिक्स हो गई, तो उसके थ्रू आप अपने नीज मसल्स को, लेग मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं एंड आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं लाइक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, काफ स्ट्रेच एंड ग्लूटियल स्ट्रेच। तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करोगे उसके थ्रू आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। बट जैसे मैंने अभी कहा कि ये सब आपका एक गाइडेंस में होना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि आपको कितने प्रेशर से स्ट्रेचिंग करनी है, कितना नंबर ऑफ रिपीटिशन रखना है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैम क्या फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ फिजिकल बॉडी पर ही पेशेंट का काम करते हैं या मेंटली भी पेशेंट को समझते हैं? बोथ। फिजियोथेरेपिस्ट का काम पेशेंट की कंडीशन को समझने के साथ साथ उनकी मेंटल कंडीशन को भी समझने का होता है, क्योंकि फिजिकली कोई भी पेशेंट तभी हील कर सकता है, तभी ठीक हो सकता है जब वो मेंटली फिट होगा। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि पेशेंट्स को बहुत सालों से पेन चल रहा है या उनको बहुत लंबा टाइम हो गया ट्रीटमेंट करवाते हुए, वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं, मसाज भी करा रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी करा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो रेगुलर नहीं कराते या फिर रेगुलर भी कराते हैं तो उसके वजह से क्या है, उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि जो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें इतने टाइम में इतना रिलीफ मिल जाना चाहिए, अगर वो उनको नहीं मिलता, या बहुत सारे और भी इश्यूज होते हैं लाइक फाइनेंशियल इश्यूज होता है, फैमिली प्रेशर होता है, तो पेशेंट बहुत सारे मेंटल कंडीशन से भी फेस कर रहे होते हैं लाइक एंजाइटी, फोबिया या मेंटली डिसऑर्डर्स। तो पहले आप अगर पेशेंट को उस चीज में एक काउंसलिंग करें कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, अगर आप उन सारी चीजों को समझे तो प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू आप वो मेंटल प्रेशर भी कम कर सकते हैं। इसी के साथ मैम एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी आज के ऑडियंस को देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से? यही कि अगर
आपको किसी भी टाइप का पेन है, कोई भी मस्कुलर स्केलेटल कंडीशन है, लाइक वो स्प्रेन हो या स्ट्रेन हो या फिर फ्रोजन शोल्डर या सर्वाइकल इश्यूज, तो पहले आप अपनी कंडीशन को समझिए कि वो है क्या। आप उसमें ज़्यादा डिले मत करो, आप प्रॉपर कंसल्टेशन करो विद डॉक्टर्स एंड अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली आप एक गाइडेंस में लेना शुरू कर दो। बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो वेट करते हैं पहले कि अभी हमें शुरू हुआ है, हो सकता है कि ये ऐसे ही हो गया हो, लेकिन वो स्लोली स्लोली एग्रीवेट हो जाता है। तो जहाँ उनको स्टार्टिंग में ओनली 2 to 3 days लगना चाहिए था फॉर रिकवरी, वहीं अब उनको मोर देन 15-20 days या उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग लगता है फिर। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।